चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर को डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद हमने जो है बेसिकली हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कैसे होती है, देन हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन कैसे होती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो है आई थिंक रेडिएशन का भी डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं अपन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन का पार्ट ऑलरेडी हमने देखा था कि क्या होता है कि बॉडी विच इज एट ए हायर टेम्परेचर वो क्या करती है, हीट ट्रांसफर करती है कंडक्शन कन्वेक्शन के फॉर्म में। लेकिन ये जो थर्ड वे है हीट ट्रांसफर का, जिसको हमने रेडिएशन बोला है, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या है, फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर है, मतलब इस वे से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सबसे फास्ट होता है। ठीक है, एंड मोर देन 60% अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अकेला रेडिएशन क्या करता है, बॉडी की लॉस कर देता है टू द सराउंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, देखो रेडिएशन से जो भी हीट लॉस होता है या फिर रेडिएशन से जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से नहीं होता है। मतलब नेचुरली एक रूल है कि एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल टेम्परेचर। मतलब कोई भी बॉडी है जो किसी भी टेम्परेचर पे हमने रखी है, उसका काम क्या है, ऑलवेज हीट को रेडिएट करते रहना है उसको। ठीक है ना, हीट जो है वो ऑलवेज रेडिएट होती रहेगी। बस कंडीशन ये है कि जो हीट रेडिएट होती है उसमें क्या होगा कि एक बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरी बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी हमने रखी है वो क्या करेगी, हीट लॉस करेगी बाय रेडिएशन। लेकिन एट द सेम टाइम 40 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का हीट रेडिएट करने का रेट ज्यादा होगा। इसलिए 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जितनी हीट वो रिसीव कर रहा है उससे ज्यादा हीट वो रेडिएट कर देगा। वही केस अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस की बॉडी की देखेंगे तो उसका क्या होगा कि जितनी हीट वो रेडिएट कर रहा है उससे ज्यादा हीट वो एब्सॉर्ब करेगा, एंड ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी हमने रखी थी उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइज होगा, एंड जो बॉडी हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे रखी थी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से नेचर में हर एक बॉडी जो होती है वो ऑलवेज रेडिएट हीट एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को हर एक बॉडी कंपलसरी क्या करती है, सराउंडिंग को हीट रेडिएट करती है। तो आज हम कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू रेडिएशन डिस्कस करने वाले हैं। रेडिएशन बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हीट एंड कैलोरीमेट्री रिलेटेड फिक्स क्वेश्चन होता है, उसी तरह से रेडिएशन रिलेटेड भी फिक्स क्वेश्चन होता है। तो रेडिएशन पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहले आएगा कि हीट का टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट on the surface of body। जो भी अमाउंट ऑफ हीट बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 ways। कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 ways। बॉडी क्या करती है, उसको 3 तरीके से यूटिलाइज करती है। ठीक है, जितनी भी हीट उसके ऊपर इंसिडेंट हुई थी, बॉडी क्या करेगी, जो भी हीट इंसिडेंट हो रही है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट है उसको एब्सॉर्ब करेगी, कुछ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट होगा जो क्या होगा, बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट होगी वो बॉडी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर बॉडी क्या करेगी, उसको बाद में रेडिएट करेगी। ठीक है, यानी कि क्या है, देखो नेचर में कभी भी किसी भी बॉडी को किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर अपन रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होती है, कंटिन्यूअसली हीट इंसिडेंट होती है। कहां से, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जितनी सारी बॉडीज है वो भी क्या कर रही है, एट ऑल टेम्परेचर हीट को रेडिएट कर रही है। तो हर एक बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी के ऊपर जितनी हीट इमिट होगी, इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा कि जो हीट इंसिडेंट हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट बॉडी खुद एब्सॉर्ब करेगी, बॉडी के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट है जो बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाएगी, एंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट बचता है बॉडी उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए क्या होता है, देखो कि जो ब्लैक सरफेसेस होते हैं
उनकी हीट की रिफ्लेक्ट करने की एंड ट्रांसमिट करने की एबिलिटी कम होती है, इसलिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करती है। इसलिए जो है, जो भी व्हीकल्स होती है, फोर व्हीलर्स होती है, कार्स होती है, मैक्सिमम टाइम उनका कलर व्हाइट होता है। अब जो है एसी इतने पावरफुल आ गए कि वो कलर का इंपैक्ट जो है गाड़ी में बैठ के 5 मिनट में खत्म होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे 10-12 साल पहले, तो मैक्सिमम रोड पे जो गाड़ी चलती थी उसमें से 90% से ज्यादा गाड़ियों के कलर व्हाइट होते थे, क्योंकि ब्लैक अगर रहेंगे तो वो क्या करेगी, हीट को रिफ्लेक्ट भी कम करेगी, ट्रांसमिट भी कम करेगी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन सेम केस वहां पे अगर अपन व्हाइट कार लेंगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर की कंडीशन क्या होती है कि वो हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, और रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है मतलब ऑब्वियसली एब्सॉर्ब कम करेगा, एब्सॉर्ब कम करेगा मतलब क्या होगा, वहां पे इसका जो टेम्परेचर है वो कम बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको समर में मतलब मालूम भी है, घर वाले भी सजेस्ट करते हैं, एंड वो कॉमन सेंस है, मतलब फिजिक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये चीजें हमें मालूम होती है कि हम समर में क्या करते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स कम यूज करते हैं, ऐसे एकदम भड़क ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, ऐसे कलर के मतलब क्लोथ पहन के वेयर करके हम बाहर नहीं निकलते। समझ में आ रहा है ना, ये कॉमन सेंस है। अभी कुछ लोग करते हैं वैसे, उनका छोड़ दो, उनका अलग ही दिमाग है, लेकिन ये नेचुरली बेसिकली होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं फिर, एकदम व्हाइट कलर के, लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उनको वेयर करके फिर क्या करते हैं, हम समर में बाहर निकलते हैं। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट की जाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है, आगे जो भी डिस्कशन रहेगा उसमें हर एक पॉइंट में इंक्लूड रहेगा कि बॉडी के ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो गई, बॉडी क्या करेगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर लेगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट कर देगी, एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट है बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी, खत्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट बॉडी ने एब्सॉर्ब की है, अगर मैं उसको क्यू ए बोलूंगा, क्यू मतलब हीट, ए मतलब एब्सॉर्ब, बॉडी ने जितनी हीट ट्रांसमिट की है उसको अगर मैं क्यू टी बोलूंगा, एंड जो रिफ्लेक्ट की है मैं उसको क्यू आर बोलूंगा, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो गई थी यानी क्यू, ये बनेगा सम ऑफ क्यू एब्सॉर्ब प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड प्लस क्यू ट्रांसमिटेड, हो गया। मतलब हर बार जब भी बॉडी के सरफेस के ऊपर हीट इंसिडेंट होगी, बॉडी क्या करेगी, उस हीट को इन तीन वे से, तीन तरीकों से यूटिलाइज करेगी, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, उस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए थ्रू आउट इस इक्वेशन को क्यू से डिवाइड करूंगा। अगर इसको क्यू से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन में क्या बचेगा, क्यू बाई क्यू मतलब 1 इक्वल्स टू बनेगा क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। बस मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड को क्यू से डिवाइड कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेशियो हमें दिख रहा है क्यू ए अपॉन क्यू, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। और ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए होता है, एंड यहां से अगर देखेंगे तो इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्मॉल ए बनेगा क्यू ए अपॉन क्यू। अब वर्डिंग में डेफिनेशन में लिख के नहीं देता हूं, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या होगी इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। बॉडी ने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है डिवाइडेड बाय बॉडी के ऊपर कितनी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो गई थी, इनका रेशियो मतलब ए बना। उसी तरह से ये जो रेशियो है इसको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। एंड ये जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर रहेगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला मिलेगा क्यू आर अपॉन क्यू। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब इट इज डिनोटेड बाय, ये है इट इज डिनोटेड बाय टी रहेगा, और ये टी इज इक्वल्स टू बनेगा क्यू टी अपॉन क्यू। एंड लास्ट में कौन बचा, कोएफिशिएंट ऑफ आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी स्मॉल आर, तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। यानी यहाँ पे तीन कोएफिशिएंट मिले हैं,
एक कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन तीनों कोएफिशिएंट्स में अगर देखेंगे तो वहां पे रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज है। किसका रेशियो ले रहे हैं अपन? हीट अपॉन हीट का। तो हीट से हीट को अगर डिवाइड कर देंगे तो हीट अपॉन हीट जो है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी इसको डायमेंशंस भी नहीं होंगे। एंड सेम इक्वेशन में अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो सम होगी a प्लस आर प्लस टी ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 रहेगी। a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 रहेगी। ठीक है ना, एकदम सिंपल बात है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं क्योंकि रेडिएशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें हमारा जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में लाना है, वार्म अप करना है, इसलिए अपन इसको बहुत धीरे से देख रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल केस क्या है, देखो कि किसी भी बॉडी के ऊपर हीट जो इंसिडेंट होगी, अब ये जो हीट इंसिडेंट होने वाली है इसमें कंडक्शन का, कन्वेक्शन का दूर दूर तक अपन कंसीडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन। मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बॉडी के ऊपर जितनी हीट इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन मतलब वही लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो बॉडी क्या करती है, जितनी हीट इंसिडेंट हुई थी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को बॉडी में से ट्रांसमिट कर रही है एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको बॉडी क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। इसको छोड़ के कोई चौथा तरीका होता ही नहीं है। इस तरह से जो भी बॉडी को हीट मिली थी बॉडी उसको 3 पार्ट में यूटिलाइज करती है। इसलिए हमने लिखा था कि जो भी हीट इंसिडेंट होगी Q वो बनेगी QA प्लस QR प्लस QT, खत्म। अब उसमें QA QR QT मतलब हीट एब्सॉर्ब, हीट रिफ्लेक्टेड, हीट ट्रांसमिटेड। मैंने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए Q से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बना, 1 इज इक्वल्स टू QA अपॉन Q, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q। बट हर एक रेशियो को हमने हर एक अलग केस में एक कांस्टेंट बोल दिया है। जैसे कि कोएफिशिएंट है, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, खत्म। और इस सारे डिस्कशन के कंक्लूजन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलता है, दैट इज सम ऑफ a प्लस r प्लस t इज इक्वल्स टू 1। चलो स्टेप बाय स्टेप देखो, इज दैट क्लियर? कम ऑन फास्ट। देखो ये इक्वेशन था QA अपॉन Q कोमल, इसको मैंने A बोला, QR अपॉन Q इसको मैंने R बोला, QT अपॉन Q इसको मैंने T बोला, यानी A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1, वही लिखा है कोमल। है क्लियर? चलो बाकी लोग देखो क्लियर है, कम ऑन फास्ट। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन जिसमें हमने 3 कोएफिशिएंट्स देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज पहली क्वांटिटी देखने वाले हैं, दैट इज इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर का मतलब क्या होगा, इमिसिव मतलब इमिट करने की। क्या इमिट होगा, लाइट इमिट होगा। लाइट का ही अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। लाइट का क्यों, क्योंकि हीट जो यहाँ पे इमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही होने वाली है। ठीक है, तो इमिसिव पावर का मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड per unit time per unit area is called as emissive power। कितना सिंपल है देखो फिजिक्स, कोई बड़े बड़े वर्ड नहीं, उनको रट्टा मारना नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे पावर हमें मालूम है, पावर मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम है, वही कंसेप्ट है। बस यहाँ पे एरिया का कंसीडरेशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या होगा कि इमिसिव पावर जो है वो हम डिनोट करेंगे बाय यूजिंग ई, या फिर उसको आई भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो आपको इजी लगता है वो फॉलो करो, हम यहाँ पे ई यूज करेंगे। तो इमिसिव पावर का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट यानी Q, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया यानी A, पर यूनिट टाइम यानी T। तो ये बनी इमिसिव पावर E इज इक्वल्स टू Q अपॉन AT।
अब यहाँ पे Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है हीट जो इमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है। A का मतलब क्या होता है? एरिया। एंड T का मतलब क्या होता है? टाइम। तो इनके ऊपर से मैं इसका असाइनमेंट बना सकता हूं। Q मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर एंड टाइम मतलब सेकंड। बट हम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हमें मालूम है कि जूल पर सेकंड जो है वो होता है इक्विवेलेंट टू वैट। तो मैं इसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, वैट पर मीटर का स्क्वायर। नाउ टेल मी डायमेंशंस फॉर दिस। कम ऑन फास्ट, पहले डेफिनेशन देख लो, फॉर्मूला देख लो, अगर क्लियर है उसके डायमेंशंस क्या होंगे वो बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो सब लोग कम ऑन फास्ट, डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस बोलो, चलो जल्दी जल्दी। प्रणव वेरी गुड, करेक्ट है। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रणव के डायमेंशंस आ गए, बाकी लोग डायमेंशंस बोलो। शुभमकर वेरी गुड। चलो सब लोगों को बोलना है, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो शुभमकर प्रणव छोड़ के बाकी लोगों को नहीं आ रहे क्या डायमेंशंस? कोमल वेरी गुड। तीनों ने आंसर बोले, तीनों के आंसर डिफरेंट है। देखो पावर मतलब वैट, वैट के डायमेंशंस क्या है? L2 M1 T-3। अगर कंफ्यूजन है तो 11 बजे डायमेंशंस का लेक्चर चल रहा था, वो अटेंड करने के लिए मैं लिंक सेंड कर रहा था। अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब L2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब M1 T-3। ये हो गए डायमेंशंस। M1 T-3 प्रणव के करेक्ट है। शुभमकर L2 कैंसिल नहीं किया। कोमल एक्सीलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, चलो बाकी लोग जो बैठे हैं बैठे रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायमेंशन आते हैं इमिसिव पावर के। अब इमिसिव पावर हो गई। अब इसी से रिलेटेड और एक टर्म है, दैट इज एब्सॉर्प्टिव पावर। जैसे इमिसिव पावर थी वैसे रहेगी एब्सॉर्प्टिव पावर। ये एब्सॉर्प्टिव पावर मतलब क्या होगा? वही होगा E। डेफिनेशन में क्या होगा? पूरा पार्ट सेम रहेगा, बस हम इमिसिव में बोलते थे अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, यहाँ पे बोलना पड़ेगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, डिनोटेड बाय फिर से A। फॉर्मूला वही Q अपॉन AT। फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी सेम, जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। इसका मतलब क्या होगा? वैट पर मीटर का स्क्वायर। यानी इसके डायमेंशंस अगेन क्या होंगे? M1 T-3। एवरीथिंग विल बी सेम। और अगर फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एट ऑल टेम्परेचर heat absorbed by the body is equals to heat radiated by the body। मतलब बॉडी की जितनी एब्सॉर्प्टिव पावर होती है उतनी ही बॉडी की इमिसिव पावर होती है। यानी जो बॉडी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर पाती है वो बॉडी ज्यादा हीट इमिट कर पाती है। वही एग्जांपल आ गया, ब्लैक कार होती है, उसके अंदर अगर अपन बैठ गए तो बहुत देर बाद, मतलब कार धूप में खड़ी थी बहुत देर, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत देर तक वहां पे हमें गर्म फील होता है, गर्मी लगती है, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी क्या कर रही है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर रही है। एंड एक बार एब्सॉर्ब कर ली, उतनी हीट, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जितनी एब्सॉर्ब की थी सारी की सारी रेडिएट कर रही है। उसके अगेंस्ट अगर व्हाइट कार में बैठेंगे तो इतना फील नहीं होता है जितना ब्लैक कार में होता है। समझ में आ रहा है ना?
तो जो बॉडी हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वो बॉडी ज्यादा हीट इमिट करती है, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी वो पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इमिट होती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन जो सिमिलर है एज दैट ऑफ इमिसिव पावर। इसलिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ऑल बॉडीज इमिसिव पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर जो है हर एक बॉडी की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो आगे मुझे इमिसिविटी लेके आना है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। मतलब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करने के लिए हमें उस कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, दैट इज इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, अब ये ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, काली बॉडी ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी का मतलब थोड़ा सा अलग है। ब्लैक एक कलर है लेकिन डिफरेंट कंडीशन में हम उसको एज ए डिफरेंट मतलब वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि द बॉडी which absorbs total amount of heat incident on its surface। ऐसी बॉडी जो क्या कर रही है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसके सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी उसको पूरा का पूरा 100% एब्सॉर्ब कर रही है, उस बॉडी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी। लेकिन कंडीशन ये है कि ब्लैक बॉडी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ब्लैक बॉडी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये हमारा एजम्पशन है बस। जैसे आपका आइडियल गैस होता है वैसे ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की केस होती है। ब्लैक बॉडी और उसमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्सॉर्ब करेगी। लेकिन नेचर में कोई भी बॉडी ऐसे बनी नहीं है जो 100% अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करती है। बस हमारे पास एक मटेरियल है जिसको अपन बोलते हैं एज ए लैंप ब्लैक, और ये लैंप ब्लैक क्या करता है, अबाउट 98% उसके सरफेस के ऊपर जितनी हीट इंसिडेंट होती है उसमें से 98% हीट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। लेकिन हमें कुछ कंडीशन स्टडी करनी थी और वो कंपलसरी ब्लैक बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है और ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। इसलिए हमने क्या किया कि ये नेचुरली ऐसे कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए हमने आर्टिफिशियली ऐसे बॉडी बनाई थी, और जो बनाई थी बाय फेरी, और इसलिए हम उसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। तो फेरीज ब्लैक बॉडी मतलब फेरी की खुद की नहीं, उसने जो बनाई थी वो ब्लैक बॉडी। तो फेरी ने क्या किया, एकदम सिंपल अरेंजमेंट बना दी। उसने क्या किया, अरेंजमेंट में ऐसे टू थिन वॉल्ड होलो स्फेरिकल सरफेस लिया। ये दो वॉल है, होलो है अंदर से, स्फेरिकल सरफेस लिया, और यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग रखा, इसको बोला गया है अपर्चर, जिसमें से अपन लाइट अंदर आने के लिए अलाउ करेंगे। एंड ये इनर वॉल जो है इसको पूरी कोटिंग कर दी विथ लैंप ब्लैक। इनर वॉल जो थी इट इज कोटेड विथ लैंप ब्लैक। इसको हमने क्या किया, लैंप ब्लैक से कोटिंग कर दी, खत्म। और यहां से जो लाइट आ रही थी उस लाइट को स्कैटर्ड करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोनिकल प्रोजेक्शन प्लेस किया। क्या किया, एक कोनिकल प्रोजेक्शन प्लेस किया। कोई भी एक बॉडी है जो आने वाले लाइट को ऑल डायरेक्शन में ऐसे स्प्लिट कर दी। अब कंडीशन क्या है, देखो कि यहां से एपर्चर में से लाइट आएगी, आने के बाद यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी। अब ये कोनिकल एपर्चर पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है, लेकिन ये सरफेस जो है ऐसे कोनिकल हमने बनाया था, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन होकर लाइट इधर जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि बेसिकली ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कौन है, लैंप ब्लैक है। ये करता क्या है, 98% हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। जो बची हुई हीट होगी वो फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे आने के बाद अगेन क्या होगा, जो 2% बची थी उसमें से 98% ये एब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो बची थी उसका रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट यहाँ पे जाएगी। अगेन यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट यहाँ पे आएगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट यहाँ पे जाएगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट यहाँ पे जाएगी।
एंड ऐसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि लाइट का, हीट का एग्जिस्टेंस उस रेडिएशन में रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, मतलब जितनी हीट अंदर गई थी वो पूरी की पूरी इस बॉडी ने क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर ली। तो इसलिए इस प्रोटोटाइप को, इस बॉडी को बोला जाता है एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो हम एक्सपेरिमेंट में ब्लैक बॉडी का एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप बोल के कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, देखो हमारे एक्सपेक्टेशन थे 100% इसने एब्सॉर्ब किया करना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो वॉल के बिटवीन यहाँ पे ऐसे ओपन स्पेस रखा जिसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें हमने क्या रखा है, वैक्यूम रखा है। वैक्यूम रखने का हमारा पर्पस क्या है कि वहां पे दो वॉल को एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, मतलब कंडक्शन नहीं हो रहा है। देन अंदर एयर भी नहीं है, फ्लूइड भी नहीं है, वैक्यूम है, मतलब कॉन्वेक्शन भी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेडिएशन से जो हीट लॉस होने वाला है उसको अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हमें कंसीडर करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पे भी जो है अबाउट 95% से 99% तक ये हीट जो है एब्सॉर्ब की जाती है, लेकिन 100% नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब क्या है, क्लियर है, ये उसका कंस्ट्रक्शन है फेरिस ब्लैक बॉडी का। लेकिन उसका मतलब यही है कि जितनी हीट इंसिडेंट होगी पूरी की पूरी हीट एब्सॉर्ब की जाएगी, उस बॉडी को बोला जाएगा ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये ब्लैक बॉडी जो है हीट एब्सॉर्ब तो करेगी, लेकिन हीट एब्सॉर्ब करने के बाद वो उस हीट का क्या करने वाली है, चलो बोलो कॉमन पास्ट, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हीट तो एब्सॉर्ब हो गई, तो एब्सॉर्प्शन के बाद में हीट का क्या होगा कि जो बॉडी जितनी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करती है उतनी ज्यादा रेडिएट करती है। इसका मतलब क्या होगा, या इस बॉडी ने, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने हीट एब्सॉर्ब कर दी, ये बाद में हीट का क्या करने वाली है, रेडिएट करने वाली है। वेरी गुड मनमत, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये बॉडी हीट को रेडिएट करेगी, तो रेडिएट होने वाले हीट की जो इंटेंसिटी है वो हमने क्या किया, ऐसे ग्राफिकली प्लॉट की वर्सेस वेवलेंथ। मतलब अगर वेवलेंथ को वेरी करेंगे तो वेवलेंथ के वेरिएशन के साथ में इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है ये हमें देखना था। तो हमें कुछ इस तरह के नेचर के ग्राफ मिले। ये हमने एक टेम्परेचर पे मेजर की, फिर दूसरे टेम्परेचर पे देखा, फिर तीसरे टेम्परेचर पे देखा, फिर फोर्थ टेम्परेचर पे देखा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रैंडम टेम्परेचर ले लो, जैसे 1400 केल्विन, इसके लिए 1200 केल्विन, इसके लिए 1000 केल्विन, इसके लिए ये 800 केल्विन। ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने डिफरेंट केसेस में ये ग्राफ बनाया। अब एक ग्राफ में कंडीशन क्या है, देखो जैसे वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ती है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को मैं I1 बोलता हूं। यहाँ पे जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी ये बनी λ1। उसके बाद में सेकंड ग्राफ के लिए अगर मैं ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देखूंगा जो क्या है I2 है, और ये I2 मुझे मिल रही है λ2 के साथ। ठीक है, एक मिनट, इधर आएगा, ये बन रहा है यहाँ पे λ2, उसके बाद में यहाँ पे आएगा λ3, उसके बाद में यहाँ पे आएगा λ4। ठीक है ना, ये थोड़े से क्लोज हो गए ग्राफ, इसलिए ये λ1 λ2 क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है, आई विल अगेन ड्रॉ दिस। सिंपल क्या है ग्राफ में, सिर्फ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का होने वाला वेरिएशन, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो पूरा ग्राफ में फिर से ड्रॉ करता हूं। हमें क्या करना है, इधर इंटेंसिटी प्लॉट करनी है, इधर कौन है, वेवलेंथ है, और ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें हमने देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी वेरी होती है। एंड एक पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये बनी λ1। उसके बाद में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को, जैसे ये मैक्सिमम टेम्परेचर था, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। अब ये वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, देखो कि अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो उस केस में ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलने वाली थी वो ग्राफ ऐसे रहेगा। मैंने और टेम्परेचर अगर कम कर दिया तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलने वाली है वो टेम्परेचर ऐसे रहेगा। यानी कि क्या हो रहा है, देखो ये λ1 है, ये λ2 है, एंड ये λ3 है। ये टेम्परेचर कोई भी 1200 केल्विन है, ये 1000 केल्विन है, एंड यहाँ पे कौन है, ये 800 केल्विन। तो ग्राफ पे मैंने क्या शो किया है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ से हमें एक सिंपल कंक्लूजन मिलता है
कि ऐसी वेवलेंथ जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब λ1 λ2 λ3, इसका हो रहा है क्या, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वेवलेंथ इधर जा रही है, मतलब बढ़ रही है, या फिर उल्टा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि इस ग्राफ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/t। ठीक है, अब ये लैम्डा मैक्स बना प्रोपोर्शनल टू 1/t, एंड इसी इक्वेशन को बोला जाता है एज ए विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ग्राफ का जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब क्या है, उसको मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा। क्या है स्टेटमेंट में, कि वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ emitted light is maximum is intensity in wavelength at which intensity of emitted light is maximum is inversely proportional टू द टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जो केल्विन पे अपन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली ये ग्राफ के ऊपर से मैंने ये कंक्लूजन कर दिया था। अपने ग्राफ को रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस मतलब जो ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे उसको ये विन्स ने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो वेवलेंथ टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आऊंगा, वो बनेगा b, और यहाँ पे b को हम बोलते हैं एज ए विन्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 2.898 into 10 to the power -3, और यूनिट क्या है उसका, मीटर केल्विन है, क्योंकि ये टेम्परेचर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, मिली केल्विन नहीं है, क्या ये मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये बना विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, चलो ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, ब्लैक बॉडी हो गई, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन हो गया, फिर इस ब्लैक बॉडी हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कांसेप्ट के ऊपर आएंगे, दैट इज इमिसिविटी। इमिसिविटी डिनोटेड बाय ई, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो क्या होता है ये इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का मतलब, इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ emissive power of a body to the emissive power of perfectly black body। PBB का मतलब क्या है, perfectly black body। यानी कि क्या होगा, इसको अपन डिनोट करेंगे बाय स्मॉल e, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होगा E upon EB। इसका फॉर्मूला होगा E upon EB, वेयर E का मतलब इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, EB का मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब देखो ये दोनों भी रेशियो है, किसके रेशियो है, इमिसिव पावर के, मतलब सेम क्वांटिटी के रेशियो है। अगर ये सेम क्वांटिटी के रेशियो है तो इमिसिविटी को कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब देखो कंडीशन क्या है कि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी E इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, कि अगर जिस बॉडी को हमने ऑर्डिनरी बोला है वो अगर खुद एक ब्लैक बॉडी है तो क्या होगा, ये EB अपॉन EB होगा, EB कैंसिल होके 1 बचेगा, तो ये E इक्वल्स टू 1 आएगा। ये बनेगा किस लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसकी अगेंस्ट, इसकी जगह पे अगर कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी दी है, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी छोड़ के, तो उस केस में क्या होगा, E जो है वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्यों,
देखो ये ई जो है मतलब इमिसिव पावर जो है ऑर्डिनरी बॉडी की वो ब्लैक बॉडी से हमेशा से कम होती है। क्यों कम होती है? वही रीजन है जो मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो बॉडी जितनी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर सकती है उतनी ज्यादा इमिट कर सकती है। तो सबसे ज्यादा हीट करने की एबिलिटी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हीट इमिट करने की एबिलिटी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की होगी। इसलिए क्या होगा, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये E ऑलवेज 1 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। एंड अगर कोई बॉडी अगर है फॉर परफेक्ट ट्रांसमीटर और वहां पे अगर बॉडी पूरी की पूरी हीट जो इंसिडेंट हो रही थी उसको ट्रांसमिट कर रही है, या फिर अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, मतलब जितनी हीट आ रही है वो अगर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी हीट ना एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं होगी, हीट इमिट ही नहीं होगी, मतलब ये जो E है वो 0 बनेगा, तो उस केस में E की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है रेडिएशन का, दैट इज इमिसिविटी और इमिसिव पावर। एकदम सिंपल है, रेशियो ऑफ किसका रेशियो, ऑर्डिनरी बॉडी की इमिसिव पावर टू द ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, और ये तीन उसकी स्पेशल केसेस है, ठीक है ना। अगर खुद ब्लैक बॉडी लेंगे तो ब्लैक बॉडी के लिए E1 रहेगा, ब्लैक बॉडी छोड़ के नेचर में जितनी भी बॉडीज है उनके लिए E लेस देन 1 रहेगा। एंड जो बॉडी कुछ भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, आने के बाद पूरी की पूरी ट्रांसमिट करती है या फिर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करती है, उसके लिए E क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इमिसिव पावर और इमिसिविटी। अब इसी के ऊपर डिपेंडेंट नेक्स्ट लॉ आएगा, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ में जो है मैंने अभी पहले ही बोल दिया है आपको, किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि फॉर ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर A इज इक्वल्स टू E। हो गया, इतना ही है। मतलब क्या, वही जो टॉपिक के स्टार्ट से मैं बोल रहा हूं कि फॉर ऑल बॉडीज एट एनी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, यानी बॉडी जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगी उतनी की उतनी पूरी हीट बॉडी क्या करेगी, इमिट करेगी, रेडिएट करेगी, यानी ये बना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, A इज इक्वल्स टू E। अब यहाँ पे मैं E को लिख सकता हूं E अपॉन EB, यानी मैं यहाँ पे स्मॉल a को लिख सकता हूं E अपॉन EB, यानी मैं और एक तरीके से किरचॉफ को डिफाइन कर सकता हूं कि किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। या फिर सेम इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू A इंटू EB, मतलब किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी की अगर हमें इमिसिव पावर कैलकुलेट करनी है, डीपीपी में कल जो दी थी उसमें भी ये क्वेश्चन थे, आज में भी ये रहेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी की अगर मुझे इमिसिव पावर चाहिए, उसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मालूम है एंड ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर मालूम है, तो हम E इज इक्वल्स टू A इंटू EB करके रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बना आपका किरचॉफ्स लॉ, बस इतना ही है। अब टॉपिक का लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम देखेंगे स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दोनों भी पॉइंट, स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। उससे पहले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं ओरली बोल रहा हूं, लिख के नहीं दूंगा। कुछ होते हैं डायथर्मनस, कुछ होते हैं अथर्मनस। डायथर्मनस, अथर्मनस, अ म्हणजे अडवलेलं थर्मनस, थर्मनस म्हणजे हीट, डायथर्मनस म्हणजे जाथर्मनस। मतलब क्या है कि द बॉडी विच ट्रांसमिट्स total amount of heat incident on its surface is called as dithermals। मतलब जितनी हीट आ रही है पूरी की पूरी ट्रांसमिट होके पास होने के लिए अलाउ कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, उसको बोला जाता है डायथर्मल्स। एंड कुछ बॉडीज होती है अथर्मनस, अ म्हणजे अडवलेलं, ठीक है, जो जाने नहीं देगा, जो थर्मनस हीट इंसिडेंट होगी उसको वहीं पे रोक लेगा। जैसे हमारा थर्मस होता है ना, चाय का थर्मस होता है ना, तो वो अथर्मनस बॉडी है, अंदर जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देता। एंड अगर अपन ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे तो उसमें क्या होगा, इधर से आने वाली टोटल हीट इधर चली जाएगी, मतलब वो डायथर्मनस बना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज स्टीफन्स लॉ, ठीक है। स्टीफन्स लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है रेडिएशन के ऊपर 80% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू स्टीफन्स लॉ।
ठीक है। और स्टीफन्स लॉ एकदम सिंपल है, वो एक्सप्लेन करता है कि इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज directly proportional to the fourth power of absolute temperature हो गया। यानी कि क्या है, सिंपली जो भी इमिसिव पावर होगी यानी E होगी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ खत्म। ये है स्टीफन्स लॉ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। लेकिन फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, इसको रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए मैं कांस्टेंट लेके आऊंगा जिसको यहाँ पे डिनोट किया जाएगा सिग्मा से। तो इस सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन के लॉ में आया था, इसलिए स्टीफन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10⁻⁻8 और इसका यूनिट होता है, E का था वाट पर मीटर स्क्वायर, बस ये T⁴ नीचे जाएगा, मतलब ये आएगा Kelvin⁴। 5.67 into 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। ये बन गया सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट। लेकिन हम इमिसिव पावर को पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्या थी इमिसिव पावर? मतलब Q/AT इज इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा इंटू T⁴। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड अगर मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके हीट कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A इंटू स्मॉल t इंटू T⁴ ऐसे भी लिख सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्मॉल t का मतलब टाइम है, कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सो ये बन गया आपका स्टीफन्स लॉ। है क्लियर? चलो कॉमन फास्ट। स्टीफन्स लॉ क्लियर हो गया सबको? गुड, वेरी गुड। अभी जो है स्टीफन्स लॉ की इक्वेशन में हम ये E को ऐसे था ना, स्मॉल e इज इक्वल्स टू E/EB, हम ये E को E इंटू EB से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये क्या बनेगा, स्मॉल e इंटू EB इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴। ठीक है, तो इस तरह से कि हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कुछ और चीजें अननोन फाइंड करनी है तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो स्टीफन्स लॉ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में कल के मैंने ऑलरेडी दिए हैं, तो वो आज आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड इवनिंग को डाउट सेशन में हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया स्टीफन्स लॉ। अब ये स्टीफन्स लॉ खत्म होने के बाद रेडिएशन से रिलेटेड लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है, इसमें क्या होता है देखो, कि बेसिकली न्यूटन बोलता है कि जो भी रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट होगा यानी dQ/dt होगा, ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग या फिर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। यानी कि क्या है कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो वहां पे इस बॉडी का कूल होने का मतलब सराउंडिंग को हीट को लॉस करने का जो रेट है वो डिफरेंट रहेगा। और उसके अगेंस्ट अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 35, तो अब इनमें डिफरेंस हुआ 45 का, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी जो है वो जल्दी कूल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है टू द सराउंडिंग बाय द बॉडी, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और द सराउंडिंग। फिर से एक बार स्टेटमेंट में लिख के नहीं दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द
बॉडी ओवर द सराउंडिंग। फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, उसको लेके जाने के लिए मैं कांस्टेंट लेके आऊंगा और ये बनेगा k इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, थीटा का मतलब टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ में कुछ खास मतलब ऐसे एप्लीकेशंस, कुछ एक्स्ट्रा की चीजें नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड ये इक्वेशन। क्या है स्टेटमेंट, कितना सिंपल है, देखो कि कोई भी बॉडी जो कूल होगी मतलब सराउंडिंग को हीट लॉस करेगी, रेडिएट करेगी, तो इसका हीट लॉस करने का, रेडिएट करने का जो रेट है वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि दोनों बॉडी में डिफरेंस कितना है। मतलब गर्म चाय लवकर ठंडी होती है एज कंपेयर टू ठंडी चाय, इतना बस न्यूटन ने बोला है और वो इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और इसके साथ ही हमारा रेडिएशन का पार्ट खत्म होता है। रेडिएशन कंप्लीट हो गया, रेडिएशन के कंप्लीट होने से हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, हीट ट्रांसफर के कंप्लीट होने से हीट ट्रांसफर, हीट एंड कैलोरीमेट्री, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि पूरा का पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब आगे जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन तो हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, एक ही डेरिवेशन में एक फॉर्मूला मिलता है, पूरे टॉपिक में वही हमें घसीटना है। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट ये जो 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में जो कंसेप्ट हो गई है, इनको एकदम ध्यान से प्रिपेयर करो, क्योंकि कंफर्म 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते फ्रॉम दिस टॉपिक, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो आज जो कल डीपीपी दी थी वही सॉल्व करनी है। आज आपको कोई नई डीपीपी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कल के